नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, जिसे इम्पोटेंस भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोटेंस के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा, मतलब इसके लक्षण, इसके कारण, इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटीक से सटीक और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी और ये जो जानकारी है, ये आपके सारे सवाल, आपके डाउट, आपकी शंकाओं को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। इस वीडियो में मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी या इम्पोटेंस के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज़ को आपसे डिस्कस करूँगा, के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो आइए बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी समस्या, एक ऐसी बीमारी की तरह है, जिसमें आदमियों में अपने लिंग को इरेक्ट करने में, खड़ा करने में या उसे खड़ा रखने में सेक्स के दौरान बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत कठिनाई होती है। उनका लिंग बार-बार ढीला पड़ता रहता है, जिस वजह से उनको सेक्स करने में बहुत समस्या आती है। इरेक्शन की जो ट्रबल है, समस्या है, वो समय-समय पर करीब-करीब सभी को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। बहुत से लोगों के लिए ये कोई चिंता का विषय नहीं बनता। पर जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक लंबे समय से इश्यू बना हुआ हो, काफ़ी समय से इस परेशानी से कोई जूझ रहा हो या कुछ मामलों में थोड़े समय से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, पर जिसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास गिर रहा हो और ये आपके रिश्ते में, आपकी रिलेशनशिप्स में बहुत समस्याएँ खड़ी कर रहा हो, तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। कई बार किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से, कोई भी दूसरी बीमारी की वजह से, शारीरिक बीमारी की वजह से या लिंग संबंधी बीमारियों की वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं। इरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है या उसे इरेक्शन बनाए रखना मुश्किल होता है, जो कि एक लक्षण होता है अक्सर किसी बीमारी का और उस बीमारी के ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। खासकर कि जिन लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं, उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम देखने में आती है। अगर आप अपने साथ हो रही समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तब भी ज़रूर बात करें जब आपको इस संबंध में बात करने में बहुत शर्मिंदगी और बहुत शर्म महसूस होती हो, बहुत हिचक महसूस होती हो, तब भी किसी डॉक्टर से बात करने की हिम्मत ज़रूर जुटाएँ खुद में। कभी-कभी तो कोई और बीमारी जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, उसका इलाज कर लेने से ही ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। पर कई सारे केसेज़ में अक्सर ऐसा होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन अपने में ही एक स्ट्रेस या तनाव की बीमारी हो सकती है और उस कंडीशन में अक्सर इस बीमारी को एंग्जायटी या कुछ एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाओं से ठीक करके भी बेहतर किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो कुछ डायरेक्ट ट्रीटमेंट इस तरीके के भी दिए जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस और सेक्सुअल डिजायर और इस तरह के दूसरे इश्यूज को एड्रेस करते हो ट्रीटमेंट्स। तो आइए पहले जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण क्या होते हैं, जो लंबे समय तक बने रहते हैं। वो क्या होते हैं? इरेक्शन में ट्रबल होना, खड़ा ना कर पाना अपना लिंग, ट्रबल होना उसको बनाए रखने में, इरेक्शन को खड़ा रखे रहने में मुश्किल होना और सेक्स की डिजायर, कामुकता की कमी का होना। ये 3 प्रमुख लक्षण अक्सर देखे जाते हैं। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? आपका कोई फैमिली डॉक्टर हो, जनरल फिजिशियन हो, उसी से शुरू करें, उन्हीं को इस बारे में बताएं और उनसे इस बारे में चर्चा करें जब आपको इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम हो रही हो। जब भी आपको अपने इरेक्शन को लेकर बहुत चिंता हो रही हो या कुछ दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इसी के साथ, जैसे प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होता है या डिलेड इजैक्यूलेशन होता है, जिसमें आपका वीर्य समय से पहले निकल आता है या उसको निकलने में काफी देर होती है। यदि आपको डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो या कोई और दूसरी हेल्थ कंडीशन हो जो कहीं ना कहीं संबंधित हो सकती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, या आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे कुछ सिम्टम्स हो, कुछ बीमारियां हो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पहले हो रही हो या उसके साथ आपको महसूस होती हो, आप उनका अनुभव करते हो। आइए अब जानते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण क्या होते हैं। पुरुषों में काम वासना और काम की भावना का होना और उसकी एक अभिव्यक्ति का होना, ये बहुत ही जटिल सा एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारा मस्तिष्क, हमारे कुछ हार्मोन, हमारी भावनाएं, हमारे दिमाग की
नर्व्स, नसें, हमारे मांसपेशियां, मसल्स और कई सारी ब्लड वेसल, खून की, रक्त की धमनियां, सभी का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है, सभी का कोई ना कोई भूमिका होती है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इनमें से किसी में भी हो रही समस्या की वजह से हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कितना जटिल होता है ये प्रॉब्लम, ये समस्या। उसी तरह से तनाव और कुछ दूसरे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज, कंसर्न्स, आपकी चिंताएं भी इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं, उसका कारण बन सकती हैं और उसको और भी ज्यादा गंभीर बना सकती हैं। कई बार शारीरिक और मानसिक सभी कारणों की वजह से मिलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोई अगर मान लीजिए फिजिकल कंडीशन हुई, कोई शारीरिक बीमारी हुई जिससे आपका सेक्स का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो गई। अब इस वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ेगी और एंजाइटी बढ़ने की वजह से आपका इरेक्शन होना बिल्कुल खत्म सा हो जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक कई सारी परेशानियां आ आकर एडअप होकर इरेक्शन की प्रॉब्लम ला सकती हैं। तो फिर अगर हम इस एंजाइटी को अगर ठीक करें या उस फिजिकल कंडीशन को अगर ठीक करें तो इरेक्शन की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि इलाज से पहले ये जो एंजाइटी होती है, घबराहट, चिंताएं होती हैं, ये इतनी बढ़ चुकी होती हैं कि इससे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है वह बहुत गंभीर हो चुकी होती है। और कई बार लोग बहुत समय के बाद डॉक्टर से मिलते हैं, इस बारे में चर्चा करते हैं। शारीरिक कारण क्या हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, आइए अब ये जानते हैं। कुछ ना कुछ शारीरिक कारण हो सकते हैं, मानसिक कारणों के अलावा शारीरिक कारण होते हैं। क्या होते हैं? दिल की बीमारी, खून की धमनियां, उनका जाम हो जाना, बंद हो जाना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज्यादा रहना, डायबिटीज की बीमारी, मोटापे की बीमारी, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं जिसके अंदर हमारा ब्लड प्रेशर, इंसुलिन, हमारे कुछ हार्मोन्स, बॉडी का फैट, वसा और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ये सब मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाते हैं और इसकी वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। फिर पार्किंसंस डिसीज हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो दिमाग की बीमारियां हैं, इस तरह की समस्याएं भी लाती हैं प्रॉब्लम्स। कुछ दवाएं भी इसका कारण बन सकती हैं, तंबाकू के इस्तेमाल से भी हो सकती है, लंबे समय तक अल्कोहल लेना या कुछ और सब्सटेंस लेना, ड्रग्स लेना, वो भी हो सकते हैं कारण। नींद में अगर समस्याएं आ रही हैं, स्लीप डिसऑर्डर, वो भी कारण बनते हैं। कुछ कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर खासकर की, ये एक समस्या हो सकता है। कोई आपकी अगर पेल्विक एरिया में, आपके कमर के नीचे के हिस्से में अगर कोई सर्जरी हुई है या कोई इंजरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके कारण हो सकता है। या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कम होने की वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो काफी सारे ऐसे कारण होते हैं। कुछ लाइफस्टाइल कंडीशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, तंबाकू, अल्कोहल। और कुछ बीमारियों से जुड़े हैं, जैसे कि पार्किंसन बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी हो गई या दिल की बीमारियां हो गई, इनकी वजह से हो सकते हैं। तो कई तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगले आते हैं साइकोलॉजिकल, मानसिक कारण। हमारा जो दिमाग होता है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है कई सारे ऐसे शरीर में बदलावों को लाने में जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसमें से सबसे पहले तो हमारी फीलिंग्स होती हैं जो दिमाग से कंट्रोल होती हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट की, कामुकता की भावनाएं, उनको कंट्रोल करता है हमारा दिमाग। तो सबसे पहले तो वहां से शुरू हो सकती है प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारा दिल, हमारी नसें, हमारा खून की धमनियां, फिर हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सब लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारा दिमाग क्रिएट कर सकता है। हमारी फीलिंग्स में, सेक्स की जो फीलिंग्स होती हैं या और उत्तेजना लाने में जिस भी तरीके के जो आकर्षण के जो कारण बनते हैं, उन सब में किसी ना किसी तरीके की बाधा की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम अक्सर आती है या बिगड़ती है, जिनमें प्रमुखता से होते हैं कारण डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशन। बहुत सा तनाव या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर आ रही हो, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपकी आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत कम हो, रिश्ता अच्छा से ना चल रहा हो काफी समय से, या कुछ दूसरे कंसर्न्स जिसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाती हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? कौन से ऐसे कारण होते हैं, ऐसे कारक होते हैं जो खतरा पैदा करते हैं इस बीमारी के उत्पन्न होने में? ये बीमारी, इरेक्शन की प्रॉब्लम डेवलप हो, इसमें क्या रिस्क फैक्टर होते हैं?
आमतौर पे तो ऐसा होता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इरेक्शन में काफ़ी समय लगता है और वह लंबे समय तक नहीं बन पाता। उम्र तो एक बड़ा कारण है। और अक्सर ऐसा होता है कि सीधे तौर पर कांटेक्ट होना, मतलब एक महिला का सीधे तौर पे लिंग को छूना ही एक कारण बन पाता है कि आपको इरेक्शन हो पाए, अराउजल हो पाए। केवल देखने से, केवल बात करने से, केवल महसूस करने से या केवल सोचने भर से इरेक्शन अक्सर नहीं होता। तो इरेक्शन होने या उसके बने रहने में एक बड़ा कारण होता है कि एक महिला कितने करीब है आपके और कितना वह आपके लिंग को छू रही है या उसके शरीर से आपका कांटेक्ट हुआ हुआ है। आमतौर पे तो इस तरह से होता है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है। पर इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, जो एक खतरा पैदा करते हैं कि आपको ये समस्या हो सकती है। इसीलिए अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, यह जानते हुए कि इसकी वजह से यह समस्या आपको आ सकती है। और अगर इस बीमारी का, इस फैक्टर का, इन रिस्क फैक्टर्स का अगर आप ठीक प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो चांसेस हैं कि आपको इरेक्शन की समस्याएँ ना हों। जैसे इनमें कौन-कौन से कारक होते हैं? मेडिकल कंडीशंस, जैसे बात की थी अभी डायबिटीज़ या हार्ट कंडीशंस। फिर आता है तंबाकू का इस्तेमाल करना। उससे क्या होता है, खून की धमनियों में हमारा खून का जो बहाव होता है, वो कम हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और वक़्त के साथ बहुत सारी और हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, जो किसी न किसी तरह से हमारे इरेक्शन में समस्या ला सकती है। वज़न ज़्यादा होना, ये एक बड़ा कारण होता है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हुए हों, जैसे कि प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हो या रेडिएशन से ट्रीटमेंट हुआ हो कैंसर में। कुछ इंजरीज़ होना, जैसे दिमाग की नसों में या खून की धमनियों में किसी तरह की कोई डैमेज हो गई हो। और आजकल जैसा कि चल रहा है, कोरोना वायरस भी एक बड़ा कारण बन सकता है इस तरह की डैमेज के कारण इरेक्शन में प्रॉब्लम लाने का। फिर कुछ दवाएँ, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जो ये प्रॉब्लम ला सकते हैं। खासकर वो दवाएँ जो ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट की जो कंडीशंस होती हैं या किसी तरीके की दर्द संबंधी समस्याओं को जो ठीक करने की दवाएँ होती हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आती हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि तनाव, एंग्जायटी, डिप्रेशन। और फिर ड्रग या अल्कोहल का लंबे समय से यूज़ करना, या अगर आप हेवी ड्रिंकर हो, बहुत ज़्यादा अगर आप शराब पीते हो, तो भी ये समस्या आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं इसकी वजह से? क्या-क्या जटिलताएँ, क्या-क्या समस्याएँ और गंभीर हो सकती हैं इसकी वजह से आपकी लाइफ में? सबसे पहले तो होता है एक अनसैटिस्फैक्टरी एक सेक्स लाइफ। फिर स्ट्रेस और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंग्जायटी, बेचैनी, नकारात्मकता, नामर्दानगी के विचार, ना जाने ऐसी कितनी सारी भावनाएँ बढ़ जाती हैं। बहुत एम्बैरेसमेंट होती है, शर्मिंदगी सी होती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार तो ये चीज़ देखने में नहीं आती है क्योंकि महिलाएँ अक्सर एडजस्ट कर लेती हैं, बट कई मामलों में वो एडजस्टमेंट इतनी आसान नहीं हो पाती। साथ ही साथ अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे नहीं हुए हैं, तो यहाँ एक बड़ी समस्या होती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है आपकी वाइफ़ की। तो वो भी एक बड़ी समस्या इससे बन जाती है, अगर ये लंबे समय तक प्रॉब्लम रहे, तो वाइफ़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसकी रोकथाम कैसे करें? प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन के क्या-क्या तरीके हों, आइए इस पे बात करें। सबसे अच्छा तो यही है तरीका कि आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत हेल्दी रखें, और कोई भी अगर हेल्थ कंडीशन हो जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से और सही तरीके से ज़रूर करें। जैसे डायबिटीज़, हार्ट कंडीशन या कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, उसके लिए अपने डॉक्टर से बात करें और डॉक्टर से सही तरीके का परामर्श ज़रूर लें। रेगुलर चेकअप कराते रहें, मेडिकल स्क्रीनिंग जो भी टेस्ट होते हैं वो कराते रहें। शराब, सिगरेट, तंबाकू या कोई भी दूसरा अगर आप ड्रग ले रहे हैं तो उसका सेवन बंद कर दें। बहुत फ़र्क आ जाएगा अगर आप ये भी कर लेंगे तो। रेगुलर एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, बहुत फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज़ का सेक्सुअल फंक्शनिंग पे। स्ट्रेस, तनाव कुछ भी है उसको कम करने की कोशिश करें। जब तक तनाव बना है तो कोशिश करें ज़्यादा सेक्स ना करें, नहीं तो आपका तनाव जो होगा वो बढ़ेगा। तो इसलिए जब तक आपके काम से संबंधित या दूसरे कारणों से संबंधित कोई तनाव बना हुआ है, तो कोशिश करें अपनी सेक्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखें, नहीं तो परेशानियाँ, चिंताएँ आपकी बढ़ जाएँगी। और अगर एंग्जायटी, डिप्रेशन या कुछ और ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तो इसका भी इलाज लें सही से। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बहुत से लोगों के लिए तो एक फिजिकल एग्जाम और कुछ क्वेश्चंस पूछ के, पुरानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जान के आसान होता है डॉक्टर के लिए डायग्नोस करना कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, और ट्रीटमेंट बता देते हैं। बट कई सारी क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें डॉक्टर को क्लियर ना हो रहा हो कि ये क्यों होता होगा, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हुई।
तो उसको थोड़ा जानने के लिए थोड़े और फर्दर टेस्ट किए जा सकते हैं या किसी और स्पेशलिस्ट से मिला जा सकता है, ऐसा हो सकता है। आमतौर पे तो जनरल फिजिशियन भी बता देते हैं, बट अगर वो ना बता पाए तो किसी सेक्सोलॉजिस्ट से, यूरोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से आपको मिलना पड़ सकता है। तो क्या-क्या टेस्ट हो सकते हैं? जैसे फिजिकल एग्जाम हो सकता है, जिसमें आपके लिंग का एग्जामिनेशन होगा, आपके टेस्टिकल्स का एग्जामिनेशन हो सकता है, या कोई भी जो वहां पर उत्तेजना या सेंसेशन पैदा करने वाली जो नसें होती हैं उसकी भी जांच की जा सकती है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं ताकि कोई हार्ट डिसीज, डायबिटीज या टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स या कोई और कंडीशन जो हो हेल्थ की उसको जांचने के लिए, कोई विटामिन या कुछ और दूसरी कमियों की वजह से भी अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ों की जांच के लिए ज़रूरी होता है ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट किया जा सकता है, यूरिन एनालिसिस। ये भी आपको काफ़ी सारे साइंस, काफ़ी सारे ऐसे लक्षण बता सकता है, काफ़ी सारे कारण बता सकता है हेल्थ कंडीशन के जिसकी वजह से कि ये हो रहा होगा। अल्ट्रासाउंड किसी किसी केस में ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें जो खून का जो बहाव है ब्लड वेसल्स में, उसको देखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। एक डिवाइस होता है जो लिंग के ऊपर लगाया जाता है जिससे कि रख के देखा जाता है कि समस्या किस तरफ आ रही है। तो इससे डॉक्टर को एक इमेज, एक फोटो मिल जाती है अपने कंप्यूटर में। कई बार डॉक्टर जब इस तरह का टेस्ट करते हैं तो लिंग में एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि खून का जो बहाव हो वो थोड़ा बढ़े और उससे इरेक्शन हो पाए, ताकि समझ में आ पाए कि समस्या किस तरफ और किस वजह से आ रही है। फिर एक साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चनर्स कराए जा सकते हैं, कुछ टेस्ट हो सकते हैं, वो सब कराए जा सकते हैं, या पुराने आपके हिस्ट्री या आपके लाइफ के बारे में पूछा जा सकता है जो बताए कि हाँ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्यों हो रहा होगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जिस डॉक्टर से आप मिल रहे हैं वह डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो और इस बीमारी का सही इलाज जानता हो, और वह सारी हेल्थ कंडीशंस जो भी संभव हो सकती हैं उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन, असेसमेंट करने के बाद आपको सही तरीके से जानकारी दे कि आपको इस बीमारी के लिए किस तरीके का इलाज करना चाहिए, कितने समय तक करना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कारण के ऊपर और उसकी सीवियरिटी के ऊपर, गंभीरता, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इलाज किस प्रकार का होगा, या कोई भी दूसरी हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो रही है, उसको भी ध्यान में रख के उन्हीं पर केंद्रित होगा ट्रीटमेंट। उसी के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताई जाएंगी। इसके इलाज के लिए कुछ चीज़ें भी ध्यान में रखी जा सकती हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कितना खर्चा आ सकता है, और आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है, आप किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहोगे। आपकी पार्टनर की, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड की प्रेफरेंस, उसकी पसंद नापसंद भी इसमें मायने रख सकती है कि किस तरह का ट्रीटमेंट आगे कराया जाए। आपको अक्सर उनसे विचार विमर्श करके ही इस बारे में कोई निर्णय लेना चाहिए। ओरल मेडिकेशंस होती हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत कामयाब इलाज दे सकती हैं इस तरीके की परेशानियों का। उसमें से वायग्रा की दवा होती है, सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, वार्डेनाफिल, अवानाफिल, इस तरीके की कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये चारों जो दवाएँ थी, ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक केमिकल होता है जिसको बढ़ा देता है, और ये एक ऐसा नेचुरल केमिकल है जो हमारी बॉडी तब प्रोड्यूस करती है जब हमारे मसल, पेनिस की मसल्स, लिंग की जो मांसपेशियां होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। सो खून की जो धमनियां हैं या हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करने का, उनको मैनेज करने का काम करती हैं ये दवाएं। इससे क्या होता है, जो खून का जो बहाव है वो लिंग की तरफ बढ़ जाता है, जिससे इरेक्शन होना आपके लिए आसान हो जाता है। खासकर तब जब थोड़ा सा भी आपको स्टिमुलेशन, सेक्सुअल स्टिमुलेशन मिले तो आपके लिए ये संभव हो पाता है कि आप लिंग को खड़ा कर पाए। एक या दो बार दवा लेने से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए आपको दवाओं के साथ साथ आपको सेक्स भी करना पड़ेगा। इसमें अक्सर होता क्या है कि जब शरीर में जो नेचुरल केमिकल आता है, जैसा कि बताया कि पेनिस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, पहले उसको नेचुरली थोड़ा सा कॉज करना पड़ता है। मतलब ऐसी संभावना, ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जिसमें जब आप सेक्स कर रहे हो, आपको स्टिमुलेशन मिल रहा हो, आपको उत्तेजना के लिए आपके पार्टनर आपके पास हो, या किसी तरीके का आप कोई विचार या कुछ फीलिंग सोच रहे हो, उस समय जब दवाई होती है तो वो आपके खून की नसों में, आपके लिंग की नसों में खून का और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो बहाव है वो बढ़ा देती हैं। इस तरह से ये हेल्प करती हैं, जिसमें कि जो नॉर्मल जो हमारा फंक्शन होता है उसको बेहतर करने का काम करती है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिन लोगों में इरेक्शन में प्रॉब्लम आती है उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड या इससे संबंधित जो दूसरे केमिकल हैं और खून का जो बहाव है वो कम हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो खून का बहाव बढ़ाने से इरेक्शन अपने आप होने लग जाएगी।
इस तरह से ये ओरल मेडिकेशंस काम करती हैं। ये एफ्रोडिसियक्स नहीं होती हैं दवाइयाँ, मतलब आपके अंदर उत्तेजना, काम की भावना नहीं बढ़ा देंगी, एक्साइटमेंट नहीं ले आएगी आपके अंदर। और ये उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं जिनको नॉर्मल इरेक्शन हो रही होती है, जिनको इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये उनके लिए नहीं होती हैं ये दवाइयाँ। सो आपके अंदर काम उत्तेजना को बढ़ाने के लिए इन दवाओं का कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ खून का बहाव बढ़ा के इरेक्शन को बेटर करती हैं। ये सभी दवाएं डोज में अपनी वेरी कर सकती हैं, मतलब डॉक्टर अलग अलग आपकी कंडीशन के हिसाब से दवा देगा, ज्यादा देनी है, कम देनी है, कब तक वर्क करेगी, कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, सब ध्यान में रख के दवा दी जाएगी। कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगा, सर दर्द हो सकता है, देखने में थोड़ी समस्या आ सकती है, पीठ में थोड़ा दर्द हो सकता है, पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, अपसेट हो सकता है, खाना पचने में थोड़ी मुश्किल होगी, कुछ ऐसा लगेगा। आपका डॉक्टर आपकी पूरी कंडीशन को देख के ही ये डिसीजन लेगा कि कौन सी दवा आपको दी जाए इन चारों में से। और ध्यान रखें, इससे एकदम कोई फर्क नहीं आएगा, एकदम हो सकता है कोई बदलाव आपको देखने में ना आए, तो आपको अपने डॉक्टर से समझना पड़ेगा कि कितना टाइम और किस तरह से मुझे दवा लेनी होगी जिससे कि इसमें फर्क आए। डॉक्टर आपके वक्त के साथ दवा बदल भी सकते हैं या डोज में बदलाव भी कर सकते हैं। और एक और चीज जो ध्यान रखें, कोई भी दवा लेने से पहले, खासकर वो दवाएं जैसे कि मार्केट में मिलती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं या कोई हर्बल रेमेडीज होती हैं या कोई सप्लीमेंट होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाते हैं, इनको लेने से पहले भी डॉक्टर से जरूर पूछ लें। शर्माई नहीं इस मामले में बिल्कुल भी। ये ना सोचें कि डॉक्टर ये दवा लेने को मना कर देगा क्योंकि वो तो एलोपैथी की दवा देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से डॉक्टर इस तरह से आपको गाइड कर सकते हैं कि वे हर्बल दवाओं के लिए भी आपको बता सकें कि ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो सप्लीमेंट होते हैं या इनफैक्ट दवाएं भी जो होती हैं एलोपैथिक, वो भी हर पेशेंट में कई बार एक तरह से वर्क नहीं करती हैं बिल्कुल भी। और कुछ कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही इनफेक्टिव हो सकती हैं। हो सकता है इनमें से चारों में से कोई भी दवा आपके लिए हेल्पफुल ना हो, क्योंकि डिपेंड कर सकता है आपकी अंडरलाइंग कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है। खासकर जैसे सर्जरीज वगैरह होती हैं या दिल की बीमारियां हुई होती हैं, डायबिटीज होती है, उनमें तो ये दवाइयां कई बार बिल्कुल काम नहीं करती। और कुछ दवाएं तो आपके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकती हैं, खासकर कि तब जब आप नाइट्रेट ड्रग्स लेते हो, जो कि अक्सर चेस्ट पेन के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। दर्द वगैरह की समस्याएं होती हैं, उसमें जो दवाएं दी जाती हैं, अक्सर उनके लेने के टाइम पर तो ये दवाएं जो हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की काम ही नहीं करती ज़्यादा। साथ साथ अगर आपको दिल की बीमारियों की दवाएं दी जा रही हैं तो उनमें भी ये दवाएं काम नहीं करती, या लो ब्लड प्रेशर की जब दवाएं दी जाती हैं तो उसमें भी ये दवाएं कई बार काम नहीं करती। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, कई लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो कि इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अक्सर उसके बहुत लो लेवल हो जाते हैं। इस वजह से कई बार इरेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस केस में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अक्सर दी जाती है, जिसमें कि आपको इस बीमारी से दूर करने में मदद मिले, और इसको अक्सर किसी दूसरे ट्रीटमेंट के कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। अगर दवाएं इफेक्टिव नहीं है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट ये सब हेल्प नहीं किया है, तो कुछ दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे पेनिस पंप्स। पेनिस के कुछ पंप आते हैं, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस हम इसे कह सकते हैं। एक खोखली सी खाली सी एक ट्यूब होती है जिसमें एक हाथ से चलाए जाने वाला एक पंप होता है, एक तरफ पंप लगाया होता है। इसमें ट्यूब को पेनिस के ऊपर रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है मतलब ऊपर, और फिर पंप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि ट्यूब के अंदर जो हवा है उसको बाहर फेंक दिया जाए। जैसे वैक्यूम में करते हैं, हवा सारी खींच ली जाती है, सोख ली जाती है, इससे वैक्यूम बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, आपके लिंग में, पेनिस में खून का दौरा बढ़ा देता है। फिर जब आपकी इरेक्शन हो जाए तो आप क्या करते हैं, अपने पेनिस के बेस में, जहां से वो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, वहां एक रिंग बांध लेते हैं जो कि इसके साथ आती है, जिससे कि खून का दौरा जो बढ़ा है उसको बढ़े रहने में हेल्पफुल हो, वो कम ना हो जाए। फिर उसके बाद वैक्यूम डिवाइस आप हटा लेते हो। इससे कई लोगों में इरेक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है दवाओं से ट्रीटमेंट ले पाना। कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक अक्सर ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि कम से कम जो कपल सेक्स करना चाह रहे हैं, खासकर जिनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, उस केस में अक्सर ये बहुत हेल्पफुल होता है। कम से कम ये उतनी देर तक इरेक्शन बने रहने देता है जितनी देर की उनको सेक्स करना हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरकोर्स के बाद, सेक्स करने के बाद आप वो रिंग निकाल लेते हो। एक प्रॉब्लम इससे आ सकती है, अक्सर थोड़े से कटने के निशान पड़ जाते हैं, कटने छिलने के निशान पेनिस पे अक्सर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अलग से कुछ क्रीम या कुछ और दवा लेनी पड़ सकती है। और ये अगर ज्यादा होने लगे तो उससे सेक्स करने में वैसे भी समस्या आने लगती है।
साथ ही साथ कई बार जो इजैक्यूलेशन होता है वो भी रुक जाता है इससे, कभी-कभी किसी-किसी केस में आ जाता है और साथ ही साथ पेनिस ठंडा पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी छोटी-मोटी समस्याएँ आती हैं जो ट्रीट किए जाने जैसी हैं। अगर आपके लिए ये पेनिस पंप अगर अच्छी चॉइस है तो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है, तो इसको ज़रूर अपनाएँ। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हो, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही इस ट्रीटमेंट को लें और एक सही मैन्युफैक्चरर का डिवाइस लें। कोई भी मार्केट में मिलने वाला आपको और समस्याएँ दे सकता है। उनके मटेरियल की वजह से भी समस्याएँ हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इसलिए एक सही वैलिड कंपनी जो मेडिकल डिवाइस बनाती है, उसी से इन प्रोडक्ट्स को लें। दूसरा एक और ट्रीटमेंट होता है जो कि जहाँ दवाएँ काम ना करें वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है और वह है पेनाइल इम्प्लांट। इसमें क्या होता है, सर्जिकली आपके पेनिस को इस लायक बनाया जाता है कि उसमें इरेक्शन हो जाए। इसमें कुछ फूल जाने वाली पेनिस के अंदर कुछ ऐसी रॉड्स डाली जाती हैं जो फूल जाती हैं। ऑब्वियसली वो दर्द नहीं देती, वो इस तरह की नहीं होती जिससे आपको सारा समय कोई परेशानी हो। इनफ्लेटेबल होती है, मतलब फूल जाती हैं, वो गुब्बारे की तरह अंदर फूल जाती हैं, जिसकी वजह से आप कितनी देर तक इरेक्शन करेंगे, कितना करेंगे, ये आपका कंट्रोल हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही नर्म होती हैं, इसलिए मुड़ भी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, पेनिस में इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती। तो जैसे इरेक्शन होता है, पेनिस का साइज बड़ा होता है, तो वो भी अंदर से बड़ी हो जाती हैं, फूल भी जाती हैं और लंबी भी हो जाती हैं। और जब पेनिस का इरेक्शन खत्म होता है तो वो भी अंदर से छोटी हो जाती हैं। तो उनका साइज चेंज होता है, नरम भी होती हैं और फूलने वाली होती हैं। तो इस हिसाब से बनाई गई हैं कि बस पेनिस के अंदर दोनों तरफ, दो साइड उसको फिट किया जाता है पेनिस में, ताकि उससे आपका इरेक्शन आसान हो पाए। ये तब तक रिकमेंड नहीं किया जाता जब तक कि बाकी सारे इलाज असफल ना हो जाएं। और इसमें ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो कस्टमर या जो पेशेंट होता है उसकी सेटिस्फेक्शन रेट बहुत हाई होता है जिन लोगों को भी इस तरीके का इम्प्लांट लगाया जाता है। मतलब दवाओं के और दूसरों के मुकाबले अगर हम 100 लोगों को दवा दे रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन रेट कम हो सकता है, मतलब असर नहीं आया दवाओं का। जबकि इस मामले में सेटिस्फेक्शन रेट हाई होता है। अगर 100 को लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा, वो खुश होंगे इससे। थोड़ा-सा इसके अंदर जो रिस्क आता है वो इन्फेक्शन का रिस्क आता है, क्योंकि आप एक बहुत ही फॉरेन बॉडी, मतलब एक मटेरियल को आप बॉडी के अंदर फिट कर रहे हो, तो थोड़ा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर वो दूर हो जाते हैं अगर उसका इलाज कर लिया जाए। और अगर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में, पेशाब की नलियों में अगर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम हो, तब इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, तब ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बाद अब जो ज़रूरी ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि साइकोलॉजिकल और दूसरे तरीकों से टारगेट करने वाले ट्रीटमेंट्स हैं, वे हैं जैसे एक्सरसाइज करना। और बहुत से शोध बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से, थोड़े से लेकर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, एरोबिक जैसी एक्टिविटी जैसे भागना, दौड़ना, इस तरीके की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप कोई हेल्थ कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांस हैं, तो भी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उसके रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं आपको ये होने के। क्योंकि इसमें आपकी बॉडी का जो अंदर जो खून का जो लेवल है और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत हेल्दी रहती हैं, सही सलामत काम करती हैं। इससे पेनिस में खून के दौरे में और किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इससे और बड़े सारे रिस्क भी आपके कम हो जाते हैं। फिर आती है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग थेरेपी। अगर आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से है, या किसी और वजह से जब स्ट्रेस आ रहा हो या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो उस केस में आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी लेनी चाहिए और अपने पार्टनर के साथ लेंगे तो ही उसका ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें साइकोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अंडरलाइंग कॉज जो होता है, कारण जो होता है, वो अक्सर साइकोलॉजिकली होता है। इसलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उनमें बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे लास्ट में आता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। सप्लीमेंट यूज़ करने से पहले, जैसे पहले बताया, अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें कि वो सेफ हो, और खासकर तब जब आपको कोई क्रोनिक हेल्थ कंडीशन चल रही हो, लंबे समय से कोई शारीरिक बीमारी चल रही हो तो। और कई तो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं कई लोगों के लिए, क्योंकि वो कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स या स्टिमुलेंट्स डाल देते हैं दवाओं में, जिससे एकदम आपको सेटिस्फेक्शन तो आएगा, रेट बढ़ेगा आपका सेटिस्फेक्शन का, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, पर लंबे समय में बहुत नुकसान हो सकते हैं। FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी वार्निंग्स दी हैं, चेतावनियां दी हैं कई तरीके के अलग अलग जो हर्बल वायग्रा होते हैं उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल, घातक प्रभाव डालते हैं जो कि उन दवाओं के ऊपर, उनकी डिब्बियों पर, उनके पत्तों पर लिखे भी नहीं होते, जो वो बताते भी नहीं है। ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स भी आते हैं। एलोपैथिक दवाओं का ये एक फायदा होता है
कि उन पर एफडीए की वार्निंग होती है अगर किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आता हो, अगर जैसे सुसाइडल थॉट आती है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी डिप्रेशन या एंजाइटी की दवा से, तो उनके ऊपर लिखा रहता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारे साइड इफेक्ट्स को, हार्मफुल इफेक्ट्स को रिपोर्ट जरूर करते हैं। इनमें तो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि इसका क्या अच्छे से अच्छा फायदा हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी जाते हो, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, तो वो भी आपको बताते हैं कि दवा के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, जबकि ये हर्बल दवाओं वाले नहीं बताते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम। उनमें डोजेज भी कई बार लिखी नहीं होती कि कितनी डोज में लेना सही रहेगा। अननोन तरीके से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सजेशन के लोग अक्सर इनको ले लेते हैं। यहाँ तक कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर भी बहुत ज्यादा रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो कोई मिलावट भी उनमें हो सकती है। इसके साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो आपको और कोई दवाई ले रहे हो अगर आप किसी और बीमारी के लिए, ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनके साथ ये आयुर्वेदिक दवाओं का ऐसा इंटरेक्शन हो जाता है शरीर में कि वो और नुकसान करती हैं। वो उनके साथ मिलकर और ज्यादा खतरनाक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। इसलिए कुछ लोगों के लिए, खासकर जो नाइट्रेट्स ले रहे हैं, जैसे दर्द की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो दवाएं ले रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही घातक हो सकती हैं ये हर्बल दवाएं। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी होता है वो आता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारना, और कुछ घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करते हो तो छोड़ दीजिए बिल्कुल इसको। अगर छोड़ने में मुश्किल आ रही हो तो मदद लें, डॉक्टर की मदद लें, दवाओं की मदद लें या काउंसलिंग की मदद लें। निकोटीन रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करें, जो पैचेस आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हो, गम यूज कर सकते हो, च्युइंग गम जैसे, वो भी आप यूज कर सकते हो, या मेडिसिन यूज कर सकते हो। ज्यादा वजन हो उसको कम करें, वो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है। फिजिकल एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में जरूर लेकर आए, बहुत फायदा होगा उसका। अंदर खून का दौरा हमेशा बढ़ेगा और आपके अंदर ताजगी बनेगी, उत्तेजना भी ज्यादा आएगी, और जिससे आपको इरेक्शन में प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। तनाव कम होगा, एंजाइटी डिप्रेशन भी उससे कम होगा, इस तरह से भी फायदा होगा, वजन भी कम होगा उससे, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अल्कोहल और ड्रग प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट जरूर लें, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, छोड़ा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए दवाओं की, डॉक्टर्स की या काउंसलिंग की मदद लें, क्योंकि वो बहुत सारी और दूसरी हेल्थ कंडीशंस भी लाती हैं। हो सकता है उसका डायरेक्ट असर ना होता हो, पर किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो आपको असर डाल रही हो। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको ज़रूर हैंडल करें, ज़रूर मैनेज करें। काउंसलिंग लें, कपल काउंसलिंग लें, मैरिज काउंसलिंग लें, किसी भी तरीके की अगर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हो या कोई और घर की कोई समस्याएं हो, तो उसके लिए काउंसलिंग या थेरेपी ज़रूर लें, और दोनों साथ मिलके लें। केवल एक व्यक्ति ना ले। अक्सर आमतौर पे होता है कि एक व्यक्ति या मेल अक्सर ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है डॉक्टर के पास, बट ऐसा मत करें, दोनों साथ मिलें, आपस में बात करें। कितनी भी शर्मिंदगी महसूस हो, एक बार डॉक्टर के साथ मिलकर आपस में इस मसले को सुलझाने की कोशिश जरूर करें। कोप किस तरह से करें, सहारा कहाँ से लें? कारण भले ही फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो या दोनों हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस ला सकता है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। इससे जूझना एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। ये ना समझें बिल्कुल भी कि आपको कोई लंबी प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जो हमेशा बनी रहेगी, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ये मत सोचें। कभी कभी की जो इरेक्शन प्रॉब्लम आती है उसको तो बिल्कुल भी ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति मत बनाएं। ये मत सोचें कि आपकी मर्दानगी में किसी तरह की कोई कमी आ गई है या आपको कोई बहुत सीरियस कोई हेल्थ कंडीशन हो गई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। एकदम से मत सोचें कि अगर एक दो बार अगर कभी इरेक्शन नहीं हुआ या एक हफ्ता भी अगर इरेक्शन नहीं हुआ तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी की समस्या हो सकती है। नहीं तो इससे घबराहट होगी, चिंता होगी, और ज्यादा इससे इरेक्शन की प्रॉब्लम में समस्या आएगी। एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार में भी प्रॉब्लम आ रही है, अक्सर लोग तब चिंतित हो जाते हैं। तो उस केस में बहुत ज्यादा एकदम से उम्मीद ना कर लें, अगर तनाव चल रहा है या कुछ भी ऐसे कारण है, एकदम से उम्मीद ना कर लें कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी ही रहेगी। क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है, और हमारा शरीर और हमारा जो मन होता है वह इस सोच या इस धारणा के हिसाब से काम नहीं करता। और अक्सर ये बहुत सामान्य सी बात है कि लोग कभी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो कभी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो हमें इतना फ्लेक्सिबल और इतना अडेप्टिव तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर कभी कभी अगर आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, अगर इरेक्शन नहीं हो पाता है मन मुताबिक, तो उस पर बहुत ज़्यादा चिंता मत करें, और उसको एक सामान्य सी प्रॉब्लम समझ के दिमाग से निकालने की कोशिश करें, और तनाव में मत आएं। और जैसा कि बताया कि अक्सर जब लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा होता है तो हमारा
कामुकता में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता, हमारे अंदर काम वासना ज़्यादा नहीं आ पाती और हमारी परफ़ॉर्मेंस जिस वज़ह से प्रभावित हो जाती है। तो तनाव के कारण जो समस्याएँ आ रही हैं, उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा के मन पर ना ले लें। अपने सेक्सुअल पार्टनर को अपनी समस्या में इन्वॉल्व ज़रूर करें, उसकी पार्टिसिपेशन करें, उसका सपोर्ट लें, उससे बात करें इस बारे में। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो फीमेल हो या मेल हो, होमोसेक्सुअल्स के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ऐसा लगे कि आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट उनमें नहीं है। तो इससे उनको भी परेशानी हो सकती है और उनके मन में भी कई तरीके की नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है। और हो सकता है कि इस इशू को अगर आप उनके साथ एड्रेस नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो इससे उनके मन में और आपके मन में कई तरीके के सवाल खड़े हो सकते हैं जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल ना हो, रियलिस्टिक ना हो, वास्तविक ना हो। आप अपने ही मन में कुछ भी सोच के अपने प्रॉब्लम को सीरियस कर सकते हैं। आपको ये चीज़ उनसे बात करनी ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट उनमें ख़त्म नहीं हुआ है, जबकि आपकी अपनी प्रॉब्लम है जिस वज़ह से ऐसा हो रहा है। तो इस बारे में थोड़ा आपस में बात हो जाना ज़रूरी है, ईमानदारी से बात होनी ज़रूरी है और ट्रीटमेंट को साथ ही अप्रोच करें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि दोनों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है। ट्रीटमेंट जो है वो आपका और अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है अगर दोनों साथ मिलके अगर ट्रीटमेंट को अप्रोच करें। कोई भी स्ट्रेस, एंग्जायटी या कोई तनाव आ रहा हो लाइफ में किसी भी तरीके का, शादी या उसके अलावा, अपने रिश्ते या उसके अलावा, कोई भी अगर स्ट्रेस आ रहा हो उसको इग्नोर ना करें, उसको हल्के में ना लें, वो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इस प्रॉब्लम का। तो डॉक्टर से मिलने से पहले क्या-क्या तैयारी करें? कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, जैसे क्या-क्या सवाल पूछने हैं, ये पहले से तैयारी कर लें। सारे सिम्पटम्स जो आपको आते हैं, उसकी एक लिस्ट बना लें। कुछ अगर और जानकारी लेनी हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, उसके बारे में जान लें। कोई भी अपने बारे में कोई मेजर स्ट्रेस हो या लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों, पर्सनल हो, उनके बारे में ज़रूर लिख लें। जो भी दवाएँ आप ले रहे हो, यहाँ तक कि कोई सप्लीमेंट या हर्बल दवाएँ या विटामिन भी वो भी ज़रूर लिखें, उनके बारे में भी बात करें। अपने पार्टनर को भी साथ ले जाना अरेंज करें, इस तरह से जाएँ कि दोनों तैयारी के साथ जाएँ और कोई भी अगर सवाल हो तो उनको लिख लें। कुछ सवाल जो आम तौर पे पूछे जाते हैं, वे ये हैं कि मेरी इरेक्शन की प्रॉब्लम का कारण क्या हो सकता है? क्या और ऐसे कारण हो सकते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जो शायद मुझे ना फेस करने में आ रहा हो बट वो कारण हो सकते हैं? किस तरीके के टेस्ट मुझे कराने होंगे? क्या ये बीमारी टेम्परेरी है या लंबे समय तक रहेगी? सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डॉक्टर जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट बता रहा है, मेन ट्रीटमेंट बता रहा है, उसके अलावा और अल्टरनेटिव और विकल्प क्या हो सकते हैं? किस तरह से मैं अपनी हेल्थ कंडीशन को मैनेज कर सकता हूँ जिससे इरेक्शन की प्रॉब्लम मैनेज करनी आसान हो जाए? क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे फॉलो करनी चाहिए? क्या मुझे किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए? कितना खर्चा आ सकता है? कितने सेशंस मुझे लग सकते हैं? क्या उसमें मेरी इंश्योरेंस में कवर होगा कि नहीं होगा? अगर दवा दी जाएगी तो क्या वो साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ेगी? किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ेगी? क्या उनका कोई जेनेरिक अल्टरनेटिव है? जेनेरिक दवा है क्या उसकी ऐसी कोई मिलती है? कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसकी मैं मदद ले सकता हूँ इसकी जानकारी लेने में? इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। शर्माएँ ना, शर्मिंदगी महसूस ना करें, खुलकर ज़रूर बात करें अपने डॉक्टर से। डॉक्टर आपसे इस तरह के कुछ सवाल पूछ सकता है जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनसे मिलने जाएँगे, जैसे कि आपको कोई हेल्थ कंसर्न्स हैं, कोई क्रोनिक कंडीशंस हैं, पुरानी बीमारी? क्या आपको कोई दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसके अलावा? क्या सेक्सुअल डिज़ायर में या सेक्सुअल अराउज़ल में हाल ही में कोई बड़े बदलाव आए हैं? क्या आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम सिर्फ़ पार्टनर के साथ आती है या मास्टरबेशन के टाइम पर भी आती है, हस्तमैथुन के समय? क्या रिलेशनशिप में अपने सेक्सुअल पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी? क्या आपके पार्टनर को किसी तरीके की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं? क्या आप बहुत ही चिंतित और उदास रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं? क्या आपको पहले कभी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशंस हुई हैं? क्या आप उनके लिए कोई दवा लेते हैं या ली है या कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेते हैं? आपको सबसे पहले ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कब नोटिस में आनी शुरू हुई थी? क्या आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम कभी-कभी होती है, अक्सर होती है या हमेशा ही रहती है? कौन-सी दवाएँ आप लेते हैं जैसे कि हर्बल, सप्लीमेंट्स या कोई दूसरी एलोपैथिक दवाएँ? क्या आप शराब पीते हैं? अगर हाँ, तो कितनी? क्या आप कोई ड्रग्स लेते हैं? कौन-कौन से? कितनी डोज़ में? इस तरह के कुछ सवाल आपका डॉक्टर आपसे पूछ सकता है। ये वीडियो अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके बहुत काम आएगी, आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। इससे आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो आपको आगे डिसीज़न लेने में या आपको अपनी कंडीशन को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा और इससे आपको एक दिशा मिलेगी। इस जानकारी का लाभ उठाएँ, दूसरों से भी शेयर करें
अगर आपको ये बीमारी नहीं है, किसी दोस्त को या किसी संबंधित किसी व्यक्ति को है तो उसको ये जानकारी ज़रूर दें, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाता रहूँ और आपको और ज़्यादा हेल्प मिलती रहे। धन्यवाद।